नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ और एक थ्योरी के नए टॉपिक के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पुस्तकालय सूचीकरण के नियम और सिद्धांत। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरा एक पुस्तकालय विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और पूरे इस सेशन में हम एक एक नियम, सिद्धांत, उपसूत्र एक एक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो सके। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। साथियों, हम कह रहे हैं कि पुस्तकालय सूचीकरण के नियम और सिद्धांत क्या थे। देखिए, आप सभी को पता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए नियम, उपसूत्र और सिद्धांत इनका प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का सूचीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने जो नियम दिए, जो उपसूत्र दिए, जो सिद्धांत दिए, उनको आज अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, कंफ्यूजन आज ही क्लियर कर देना, वर्गीकरण के नियम, उपसूत्र और सिद्धांत अलग हैं, जबकि सूचीकरण में नियम, उपसूत्र और सिद्धांत अलग हैं। आज इस सेशन में अपन ओनली सूचीकरण के नियम, उपसूत्र और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज ही अपने कंसेप्ट को यहीं से क्लियर करके जाना कि आज के इस सेशन में हमने पढ़ा है ओनली सूचीकरण को, कैटलॉगिंग को। ठीक है, इनसे जो रिलेटेड थे हमारे एक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिन्होंने सूचीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने जिस तरीके से नियम, सिद्धांत दिए वो इस कड़ी में है, आगे देखें। चलिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए नियम, सिद्धांत और उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। ठीक है, उन्होंने जो सबसे पहले नियम दिए, यानी सर्वप्रथम उन्होंने 4 नियमों का जिक्र किया था, जिनमें पहला नियम था अर्थ निर्णय का सिद्धांत। देखिए, आपको यहाँ 4 नियम दिख रहे हैं। चारों नियम इस प्रकार हैं। इस स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट लेके इनको रख सकते हैं कि कौन से नियम सूचीकरण में दिए गए थे। ठीक है, 4 नियम हैं जो कि ऐसे हैं और इनको मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई जाऊंगी कि अर्थ निर्णय का सिद्धांत है तो ये क्या है। ठीक है, अर्थ निर्णय का मतलब क्या होता है, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। पहला जो नियम था, जो एस.आर. रंगनाथन ने 4 नियम दिए, उनमें पहला नियम अर्थ निर्णय का सिद्धांत था। ठीक है, अर्थ निर्णय का मतलब क्या होता है, अपन कहें, देखिए, पुस्तकालय विज्ञान में जब भी कोई सूचीकरण का निर्माण करते हैं, समझ रहे हैं, पुस्तकालय में जब भी कोई सूची बनाते हैं, सूची बनाते वक्त अगर प्रसूची संहिता में जो सूत्र और सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, अगर हम कोई सूचीकरण का निर्माण कर रहे हैं, उस वक्त अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उन समस्याओं का निदान करने के लिए प्रसूचीकार को प्रसूची संहिता में जो सूत्र और नियम दिए गए हैं उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उनका सामना ना करना पड़े, उसके समाधान हेतु प्रसूचीकरण में जो सिद्धांत और नियम दिए उनको आधार बनाकर हम आगे एक प्रसूची संहिता का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अर्थ निर्णय का सिद्धांत। यानी अपन कहें तो सूचीकरण के निर्माण के वक्त अगर कोई समस्या आ रही है तो उसकी समस्या के समाधान में प्रसूची संहिता में दिए गए सूत्र और सिद्धांत प्रसूचीकार को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नियमों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी इंडेक्स बनाते वक्त या कोई भी सूचीकरण बना रहे हैं, सूची कैटलॉगिंग में जब भी नियमों का जिक्र आया, उसमें अर्थ निर्णय, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है,
तो दूसरा जो है निष्पक्षता का नियम, यानी लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता का नियम। देखिए निष्पक्षता का नियम क्या कहता है, अगर कोई हम एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम एंट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय शीर्षक के रूप में प्रयोग करने हेतु 2 या 2 से अधिक दावेदार अगर हैं, ठीक है, तो उनको निष्पक्ष रूप से पर्याप्त आधारों पर ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ये अपन मान सकते हैं कि मान लो कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ के 2 या 2 से अधिक लेखक हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लेखक हैं, तो उन सभी लेखकों को समान महत्व देने के लिए शीर्षक अनुच्छेद में उनको प्रॉपर स्थान दिया जाना चाहिए, यानी दोनों लेखकों को शीर्षक अनुच्छेद में स्थान मिले। ये होता है निष्पक्षता का सिद्धांत, यानी वहां निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए कि मेन एंट्री में अपन किसी शीर्षक के 2 लेखक अगर हैं तो अपन शीर्षक बनाते समय उन दोनों लेखकों को, मतलब एंट्री बनाते समय एंट्री में उन दोनों लेखकों का जिक्र करना जरूरी होता है, ठीक है। ये होता है निष्पक्षता का सिद्धांत, समझ गए, ठीक है। हमने 2 नियम पढ़ लिए, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी अर्थ निर्णय का नियम, और दूसरा पढ़ लिया निष्पक्षता का नियम यानी लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी। देखिए नियम 4 है, चारों नियम का नाम आपको सूचीकरण में इस तरीके से याद होना चाहिए कि कंफ्यूजन 1% भी ना रहे हमें क्वेश्चन में। एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें नियम एकदम क्लियर होने चाहिए कि एक नियम है इम्पार्शियलिटी, एक है इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थ निर्णय का नियम, और दूसरा इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता का नियम। 2 नियम हमारे यहाँ हमने पढ़ लिए हैं कि अर्थ निर्णय का क्या है और निष्पक्षता का क्या मतलब है, ठीक है। आगे अपन देखें, तीसरा है मितव्ययता का नियम यानी लॉ ऑफ पार्सिमनी, ठीक है। मितव्ययता का नियम क्या कहता है, मितव्ययता का नियम ये बताता है कि अगर यदि किसी विशेष क्रिया पर, समझ रहे, 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक नियम या फिर सिद्धांत उपस्थित हो, ठीक है, तो उसमें उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसके द्वारा हर प्रकार की मितव्ययता प्राप्त की गई हो। यानी इसके अनुसार अपन कहें तो जैसे मितव्ययता की दृष्टि से सरलीकरण तो आवश्यक होता है, उसके साथ साथ में तत्वों का इतर संलेखों में उल्लेख करना भी आवश्यक होता है, ठीक है। यानी मैं कहूँ तो पार्शिमनी का जो मतलब होता है वो है कि अगर कोई एक क्रिया है, उस क्रिया पर 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक नियम अगर उसमें कंबाइन हो रहे हैं या सिद्धांत उसमें उपस्थित हैं, तो उनमें से उसे प्राथमिकता दो जिसके द्वारा हर प्रकार की सॉल्यूशन अवेलेबल करवा सके, ठीक है। ये होता है मितव्ययता। थर्ड जो नियम था उनका वो मितव्ययता का नियम यानी लॉ ऑफ पार्सिमनी, ठीक है। आगे देखें साम्य रूपता का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समझ रहे, मान लो अगर 2 वस्तु या जैसे 2 वस्तु हैं, ठीक है, वो दोनों वस्तु एक दूसरे के प्रतिरूप किसी दृष्टि से विचार किए जाते हैं, और यदि उसमें एक को किसी प्रसंगवश महत्वपूर्ण समझा जाता है और दूसरे को महत्व तो दिया जाता है ना, लेकिन वो कम दिया है, ठीक है, ऐसा वहां नहीं होना चाहिए। साम्यरूपता का सिद्धांत जो है लॉ ऑफ सिमेट्री ये बताती है कि अगर किसी 2 वस्तुओं में अवस्थाएं एक दूसरे के प्रतिरूप किसी दृष्टि से विचार करें, है ना, तो वहां जैसे एक को महत्व दे रहे हैं वैसे ही दूसरे को महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहें तो किसी ग्रंथ के मान लो 2 लेखक हैं, तो मुख्य सलेख में इसका उल्लेख उसी अनुक्रम में होना चाहिए जिस अनुक्रम में उसका उल्लेख वहां सिद्धांत निर्देशित करता है, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो 2 लेखक हैं तो दोनों लेखकों में पहला लेखक मुख्य सलेख में पहले लेखक को उसी क्रम में लिखो जिस क्रम में ग्रंथ में दिया गया है, ठीक है, और दोनों की ही इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है जितना पहले का है उतना ही दूसरे का होना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ सिमेट्री यानी साम्यरूपता का सिद्धांत, ठीक है। आगे अपन चर्चा करें तो देखिए
ये यहाँ पे एक बुक दी है, उस बुक में अपन देखें राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए मुख्य रूप से ये बुक निकाली गई थी, जिसमें राजस्थान में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको व्याख्या सहित यहाँ संकलन है। मतलब इस पुस्तक में जितने भी एग्जाम लाइब्रेरियन से रिलेटेड राजस्थान में हुए उनका विद सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बाकी यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ है, मतलब हर यूनिट के क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन की नीचे व्याख्या दी हुई है। ठीक है, तो मेरा मानना है जितने स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अभी अपने नजदीकी बुक सेलर से जाके इस बुक को परचेज करें और जितना हो सके इस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी व्याख्या दी हुई है, आपको एक क्वेश्चन में 4 और क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस तरीके से अपनी तैयारी को यहाँ इस पुस्तक को पढ़ के और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे बस इतना कहूंगी कि ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी अगर आप इसे पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद रंगनाथन ने 4 जो नियम दिए, चारों नियम मैंने आपको बता दिए कि 4 नियम कैसे कैसे थे और उनमें अपन कैसे समझ सकते हैं। मतलब आगे भी अगर कोई क्वेश्चन पुट हो वहां नियम से रिलेटेड तो हम उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, बाकी इसके बाद में उन्होंने 4 सिद्धांतों का जिक्र किया था, यानी सूचीकरण में ही 4 सिद्धांत दिए। ठीक है, 4 नियम थे, 4 सिद्धांत थे। अब बच्चे के नियम को सिद्धांत समझ लेते हैं, सिद्धांत को नियम समझ लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको मतलब कंबाइन नहीं करनी ये चीजें। ठीक है, क्लियर रखना है दिमाग में कि हमारे जो 4 नियम थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, अर्थ निर्णय का सिद्धांत, अर्थ निर्णय का नियम, दूसरा निष्पक्षता का नियम, तीसरा मितव्ययता का नियम, चौथा समरूपता का नियम। ये 4 नियम जो थे उन चारों नियमों को लॉ के रूप में याद रखें कि वो नियम थे। ठीक है, सूचीकरण के। बाकी आगे अपन देखेंगे तो इसके जो सिद्धांत थे वो था पहला स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन। ठीक है, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत दिया था वो स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन। समझ गए ये क्या है? मान लो जब भी कोई कोड है वो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहा तो स्थानीय स्तर पर किसी प्रावधान का अभाव हो, क्योंकि आजकल के विभिन्न भाषाओं के प्रकाशनों में कई विविधताएं आती हैं, समझ रहे? तो उनको अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो अगर सफल नहीं हो पा रहा तो स्थानीय स्तर पर उसको कितना सफल बनाया जा सके, वो होता है स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, मतलब स्थान के रूप में अगर हम भिन्न कर पाए, मतलब डिफरेंशिएट कर पाए कि इस स्थान पे उसका इतना महत्व है और इस पे उसका इतना महत्व है, तो ये जो प्रिंसिपल दिया वो लोकल वेरिएशन के हिसाब से दिया, यानी स्थानीय भिन्नता के सिद्धांत के रूप में दिया। ठीक है, आगे दूसरा देखें तो परासरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। ये क्या कहता है? देखिए, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करवाया था, आपको ध्यान हो तो, कि परासरण के सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाइब्रेरियन 2022 3rd ग्रेड के पेपर में ये आया था। उसमें कुछ मतलब एक इस प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस की परिभाषा से रिलेटेड था, यानी अगर आप परासरण के सिद्धांत को नहीं समझ सकते तो उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। समझ रहे मेरी बात को? तो अब यहाँ अपन इसमें देखेंगे कि ये जो सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ये क्या निर्देशित करता है? ये कहता है कि मान लो नवीन ग्रंथों के संग्रह का वर्गीकरण और सूचीकरण करें तो वो नवीन पद्धतियों के अनुसार ही करना चाहिए। समझ रहे? अगर मान लो नवीन ग्रंथ है, नए ग्रंथ हैं, उनका वर्गीकरण अगर सूचीकरण करने की बात आए तो उनको नवीन पद्धतियों, नई पद्धतियों के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, अगर पुराने वहां जैसे लाइब्रेरी में पुराने ग्रंथ दिए हैं तो उनको ये छटनी करिए आप कि वहां उन पुराने ग्रंथों का कितना यूज हुआ है या फिर आगे कितना हो सकता है। ठीक है,
अगर हम उन चीजों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन ग्रंथों को, मान लो 6 पुस्तक ऐसी हैं जिनका बहुत बड़े स्तर पे यूज हुआ है, तो उन पुस्तकों को अपन दोबारा से लाइब्रेरी में रखें या उनको हटा दें, है ना। तो हम कहें तो पुनः वर्गीकरण और पुनः सूचीकरण करने की अगर बात आए तो वो जो है वो ऑस्मोसिस के सिद्धांत में आता है, परासरण के सिद्धांत में। यानी हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि हम किन किन चीजों को दोबारा से लाइब्रेरी में रख रहे हैं, दोबारा से किन किन चीजों का वहां महत्व हो सकता है, वो परासरण के सिद्धांत में शामिल किया गया। ठीक है, समझ गए। 4 सिद्धांत थे, चारों सिद्धांतों को इसी क्रम में याद रखना है। स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत, समझ गए, दूसरा है परासरण का सिद्धांत, तीसरा विचार की एकता का सिद्धांत, विचार की एकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया, विचार की एकता का सिद्धांत। ठीक है, समझ गए। विचारों की एकता का सिद्धांत एक बुनियादी सिद्धांत होता है। अपन चर्चा करें तो माने कि एक बुनियादी सिद्धांत है जो कैटलॉग कोड में नियमों के निर्माण के कार्य का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, मेरी लैंग्वेज पर ध्यान दें और एक एक शब्द को समझते चले कि कैटलॉग कोड में नियमों के निर्माण के कार्य का जो मार्गदर्शन देता है, जो मार्गदर्शन करता है, वो विचार की एकता का सिद्धांत होता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, संभाव्यता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता का सिद्धांत ये क्या कहता है? रंगनाथन द्वारा इस सिद्धांत को 1969 में, इस वाले सिद्धांत को 1969 में पेश किया गया था। ठीक है, ये सिद्धांत ये निर्देशित करता है कि प्रविष्टि के अधिक समूह से संबंधित शब्द बनाने से कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, है ना, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस को संतुष्ट करने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ इस सिद्धांत से। कौन से? प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से। ठीक है, यानी अधिक संख्या में समूह से संबंधित एक शब्द यदि प्रवेश तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है तो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस को संतुष्ट करता है। यानी प्रीपोटेंस का एक उपसूत्र है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, उसे ये नियम संतुष्ट करता है। यहाँ क्वेश्चन इस वाले सिद्धांत से पुट हो सकता है, आप इसे बहुत मतलब अच्छे से पढ़ लें कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, कैनन मैं एक बार लिख दे रही हूं आपको तो आपको मालूम चलेगा। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस को कौन सा सिद्धांत संतुष्ट करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से प्रीपोटेंस, ये याद रखना है। ठीक है, ज्यादा गहराई में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास करना है। हम इतना पढ़ेंगे कि संभाव्यता का जो सिद्धांत है वो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस को संतुष्ट करता है। किस बेसिस पे करता है? किस बेसिस पे करता है कि अगर किसी अगर मैं कहूं तो प्रविष्टि में अगर अधिक समूह से संबंधित शब्द बनाने हैं, ठीक है, प्रविष्टि में अगर अधिक समूह से संबंधित शब्द बनाने हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी देखनी है कि किस की ज्यादा है और किसे अपन ले सकते हैं एंट्री बनाते वक्त। ठीक है ना, तो वहां फिर हमें ये प्रिंसिपल देखना है कि वो कौन से पे जा रहा है, प्रीपोटेंस पे। 1969 में इसे रंगनाथन ने पेश किया था। ठीक है, आगे देखें, हमारे 4 जो नियम थे वो हमने पढ़ लिए, 4 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है कि सूचीकरण में कितने उपसूत्र थे। रंगनाथन के द्वारा सूचीकरण के कितने उपसूत्रों का जिक्र किया, वर्गीकरण में कितने थे और सूचीकरण में कितने थे। ठीक है, यहाँ 4 नियम और 4 सिद्धांत थे सूचीकरण में। अब उपसूत्रों पे आते हैं तो देखिए, सूचीकरण के उपसूत्र कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, यानी सूचीकरण में 9 उपसूत्रों का जिक्र किया, ये सबने पढ़े होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा
कि 9 उपसूत्र कौन कौन से थे। समझ रहे? और सीक्वेंस भी उनका याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि नवा उपसूत्र कौन सा था, तो अपन यूं नहीं कह सकते कि कोई भी उपसूत्र उठाया और रख दिया कि ये नवा उपसूत्र। क्रम उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था कि पुस्तकालय विज्ञान में सूचीकरण के 9 उपसूत्रों में से अंतिम उपसूत्र कौन सा था और वो कब दिया गया। ठीक है, अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नौवा मतलब हमने अगर क्रम में याद नहीं किए होंगे तो, ठीक है, तो क्रम में उनको याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग क्रम से याद करेंगे तो आप बता पाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने अब तक कुल 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है, ठीक है, यानी रंगनाथन ने अब तक जितने उपसूत्र दिए उनमें अब 9 उपसूत्र दिए गए हैं सूचीकरण के। प्रथम प्रयास में यानी सबसे पहले उन्होंने 6 उपसूत्रों का जिक्र किया था, ठीक है, 6 उपसूत्रों का जिक्र किया था। कौन सी पुस्तक में किया था वो भी देखिए, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ओनली थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग लिखी है। उनकी पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ठीक है। इस पुस्तक को उन्होंने 1938 में प्रकाशित किया, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग यानी सूचीकरण से रिलेटेड पहली जो पुस्तक थी वो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग थी, जिसे 1938 में प्रकाशित किया। और इस पुस्तक में उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान की सूचीकरण में 6 उपसूत्रों का जिक्र किया था, ठीक है, यानी पहले जो 6 उपसूत्र थे उनका जिक्र उन्होंने इसमें किया। जिक्र क्या किया? प्रतिपादन किया, ठीक है, यानी सबसे पहले उन्होंने इस पुस्तक में 6 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया, 6 कैनन्स का, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद में सन 1955 में 2 और उपसूत्रों को जोड़ा गया, यानी ये जो पुस्तक थी इसमें तो 6 उपसूत्रों का ही प्रतिपादन किया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो नई पुस्तक प्रकाशित की उस पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पहली पुस्तक हो गई, और दूसरी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था हेडिंग्स एंड कैनन्स, ठीक है, यहां लिख देती हूं आप समझ पाएंगे, हेडिंग्स एंड कैनन्स। इस पुस्तक को उन्होंने वर्ष 1955 में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 2 अलग उपसूत्रों का जिक्र किया, ठीक है, समझ पाए हैं यहाँ तक। यानी पुस्तकालय विज्ञान में सूचीकरण में 9 उपसूत्र दिए गए थे, जिन 9 उपसूत्रों को किस प्रकार से कौन कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किया था वो अपन चर्चा कर रहे हैं। पहली जो पुस्तक थी वो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, जिसे 1938 में प्रकाशित किया, जिसमें 6 उपसूत्रों की चर्चा की थी, ठीक है। दूसरी पुस्तक थी उनकी हेडिंग्स एंड कैनन्स, जिसका प्रकाशन 1955 में किया गया, ठीक है, और इसमें उन्होंने 2 उपसूत्रों का जिक्र किया। समझ गए यहां तक? अब देखिए, तथा सूचीकरण के अंतिम व नवे, समझ गए, शब्दों पे ध्यान देना, सूचीकरण के अंतिम व नवे उपसूत्र का प्रतिपादन रंगनाथन ने अपने लेख में किया था, यानी उनके द्वारा एक लेख लिखा गया, जिस लेख का नाम था लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन। समझ रहे? लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन। मैं यहां छोटी सी उसमें लिखूंगी लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इस नाम
से उन्होंने एक लेख लिखा, कब? वर्ष 1969 में, ठीक है, वर्ष 1969 में उनके द्वारा एक लेख लिखा गया जिसमें उन्होंने सूचीकरण के 9वें उपसूत्र की चर्चा की थी। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में, यानी पुस्तकालय विज्ञान में 9 उपसूत्र दिए गए। अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से उपसूत्र थे। 9 उपसूत्रों, पूरे 9 का नाम याद करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पहली पुस्तक में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में 6 उपसूत्र दिए थे। फिर उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। पूछ लिया जाता है ये, ठीक है, नाम से ही पूछ लिया जाता है कि रंगनाथन द्वारा रचित थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1938 में हुआ, याद रखना है। ठीक है, फिर उन्होंने जो दूसरी पुस्तक थी हेडिंग्स एंड कैनन्स, उस पुस्तक में उन्होंने 2 उपसूत्रों का जिक्र किया, 7वें और 8वें का। ठीक है, फिर उनके द्वारा वर्ष 1969 में एक लेख लिखा गया, लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन नाम से। उस वाले लेख में उन्होंने लास्ट 9वें उपसूत्र का जिक्र किया था। ठीक है, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू 9वां उपसूत्र है, अपन चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अब बढ़े, देखिए ये 9 उपसूत्र कुछ इस प्रकार थे। यहाँ इन 9 उपसूत्रों को यहाँ दिया है, इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसी क्रम में आपको याद रखना है। यानी मैं अगर थोड़ा सा याद करवाऊं तो A P I S C P C C R, ठीक है, अगर ये आपको याद हो जाए इसी सीक्वेंस में तो आप इनका नाम दे पाएंगे। बताइए, A फॉर एसर्टेनेबिलिटी, ठीक है, A फॉर एसर्टेनेबिलिटी यानी निर्धारिता का उपसूत्र। ठीक है, दूसरा कैनन ऑफ प्रीपोटेंस यानी P फॉर प्रीपोटेंस। प्रीपोटेंस क्या है? प्रबलता। मैंने कहा था, प्रीपोटेंस का जिक्र किया था कि कैनन, वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वाले नियम को और मजबूत करती है, प्रीपोटेंस को। समझ गए? अब देखिए आगे, I फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। I फॉर इंडिविजुअलाइजेशन यानी व्यष्टीकरण का उपसूत्र। ठीक है, APIS, S फॉर शॉर्ट हेडिंग, ठीक है, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। C फॉर कॉन्टेक्स्ट, P फॉर परमानेंस। एक P आया प्रीपोटेंस, सेकंड वाला P प्रीपोटेंस और 6th वाला P जो है वो परमानेंस। समझ गए? यानी स्थायित्व का उपसूत्र। आगे देखें, 7वें और 8वें की चर्चा करी थी हेडिंग्स एंड कैनन्स नाम की पुस्तक में, वो दोनों ही C पे थे, 7वां और 8वां, करेंसी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, याद रहेगा। देखिए लास्ट के 3 तो आपको याद ही रहने चाहिए। लास्ट में है रिकॉल वैल्यू, पुनः स्मरण का उपसूत्र, जो कि 9वां उपसूत्र है, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने लेख में करी थी। ठीक है, कौन सा है? कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू यानी पुनः स्मरण का उपसूत्र। सबको याद रहेगा, लास्ट है 9वां उपसूत्र। ठीक है, हेडिंग्स एंड कैनन्स नाम की पुस्तक में उन्होंने 2 उपसूत्रों का जिक्र किया था, जो 7वें और 8वें नंबर पे था। ठीक है, जब हेडिंग्स एंड कैनन्स में उन्होंने 2 दिए थे तो वो दोनों ही C नेम से थे, यानी करेंसी एंड कंसिस्टेंसी। अब आप पहले करेंसी याद रखें, फिर कंसिस्टेंसी, यानी सीक्वेंस आप करेंसी और कंसिस्टेंसी ऐसे याद रखें, प्रचलन का उपसूत्र और संगति का उपसूत्र। ठीक है, समझ गए? तो CCR जो है वो तो आप सबको याद रहेगा, CCR, करेंसी, कंसिस्टेंसी एंड रिकॉल वैल्यू। ठीक है ना? अब देखें ये कैसे याद रहे, API SCP, API SCP, एसर्टेनेबिलिटी, प्रीपोटेंस, इंडिविजुअलाइजेशन, शॉर्ट हेडिंग, कॉन्टेक्स्ट और परमानेंस। ठीक है,
तो आप इसी सीक्वेंस में याद रखें। अब मुझे आगे अगर डिस्क्रिप्शन में समझाने की जरूरत है तो आप देखते चलिए। पहला है निर्धायता का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी। निर्धायता का उपसूत्र क्या निर्देश देता है, समझ रहे? अपन इसकी चर्चा करेंगे कि किसी भी प्रलेख के प्रसूचीकरण के समय अगर हमें कोई विवरण देना है, ठीक है, तो उसमें मुख्य पृष्ठ के पश्च पृष्ठ पर यानी मुख्य पृष्ठ के पीछे वाले भाग पे, ठीक है, जो सूचनाएं अंकित दी हुई होती है उनको हमें आधार बनाया जाना चाहिए, उनके बेसिस पे हमें प्रलेख बनाया जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए? जो विवरण हमारे मुख्य पृष्ठ के पीछे वाले भाग पे दिया हुआ है, जैसे शीर्षक, उपशीर्षक, ये लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु, ये सब दिए हुए होते हैं, उनको हमें आधार मानते हुए पूरा प्रलेख तैयार करना चाहिए। ठीक है ना? ये होता है निर्धायता का उपसूत्र। समझ गए? आगे अगर देखें, आगे अगर अपन चर्चा करें तो कौन सा है? कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। ठीक है, आगे जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। तो उसमें क्या है वो भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैनन ऑफ प्रीपोटेंस में क्या दिया गया है। देखिए आगे है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस यानी प्रबलता का उपसूत्र। प्रबलता का उपसूत्र किस बात पे जोर देता है? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि प्रबलता का उपसूत्र जो है वो सूची संहिता के निर्माताओं को अनेक शब्दों में निर्मित शीर्षकों में अगर प्रविष्टि बनाई जा रही है तो उसमें प्रथम पद उस शब्द को चुनना चाहिए जो प्रविष्टि में आए अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हो, है ना? यानी हमें प्रविष्टि बनाते वक्त उस शब्द को प्रथम शब्द के रूप में चुना जाना चाहिए जो और शब्दों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बहुसंख्यक हो, या फिर प्रविष्टि के प्रथम अक्षर को अपन गहरी स्याही से लिख दे तो होता है वो अपन प्रबलता बोल सकते हैं उसे। ठीक है, यानी उसे इंडिकेट करें एक मतलब डार्क, उसमें या तो अपन उसे अंडरलाइन करके करें या फिर अपन उसे हेडलाइट करें, कुछ मतलब जैसे जितने उसमें बहुत ज्यादा संख्या में जो शब्द दिया है उसे अपन आगे लेके एंट्री में अंकित करें। ठीक है, ये होता है प्रबलता का उपसूत्र। आगे तीसरा है व्यष्टिकरण का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ये क्या कहता है? आप बताओ, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ये मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियों के शीर्षक के रूप में जिस नाम को चयन किया जा रहा है वह नाम चाहे कोई मतलब किसी व्यक्ति का हो या फिर कोई भौगोलिक सत्ता का हो या ग्रंथमाला का हो, मतलब किसी का भी हो, वहां मूलक तत्वों का प्रयोग करके उसे ऐसा बनाना है कि वह मात्र एक ही वस्तु या सत्ता को निर्दिष्ट कर सके। ठीक है, वो होता है व्यष्टिकरण, यानी एक इंडिविजुअल किसी को इंडिकेट करे। समझ गए? वहां इस उपसूत्र के जरिए उसे इंडिकेशन मिलता है। ठीक है ना? आगे देखें अपन तो फोर्थ जो नियम है, फोर्थ जो उपसूत्र है वो है वांछित शीर्षक का उपसूत्र। ये क्या कहता है? कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग क्या कहता है कि मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि, मान लो अतिरेक प्रविष्टि अपन बना रहे हैं या मुख्य प्रविष्टि बना रहे हैं, उसके शीर्षक अनुच्छेद में ऐसे शीर्षक का चयन करो। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि जब भी हम मेन एंट्री बनाते हैं उसमें जो हेडिंग लेते हैं उसे इस प्रकार लीजिए कि उसे मतलब किसी व्यक्ति द्वारा बहुत ज्यादा
उसे सर्च करने की संभावना हो, यानी इस टॉपिक से संभावना है कि उसे बहुत जल्दी खोजा जा सकता है, ऐसा कोई शीर्षक चयन करें। ठीक है, यानी अधिकांश पाठक उसी शीर्षक से उसकी मांग या खोज कर सके, ऐसा शीर्षक हमें चयन करके वहां मुख्य प्रविष्टि में डालना है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो वांछित शीर्षक का उपसूत्र है वो मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे देखें तो प्रसंग का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग का उपसूत्र। प्रसंग का उपसूत्र क्या कहता है? मान लो पुस्तकालय प्रलेखों का कोई आकार, प्रकार, सेवा, उपयोगिता की मांग, ऐसी कुछ चीजें हैं। ठीक है, वो समय समय पे परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे पुस्तकालय में अभी कोई और प्रलेख है, आगे आने वाले समय में प्रलेख उनको हटा के दूसरे रख दिए जाए पुस्तकें। ठीक है, या सेवाएं कुछ अलग तरीके से देनी लग जाएं। इस तरह का अगर है तो ये सूत्र निर्देशित करता है कि समयानुसार प्रसूचीकरण प्रक्रिया में भी उसके अनुरूप बदलाव होने चाहिए। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट का नियम यही कहता है, प्रसंग का उपसूत्र। ठीक है, कि किसी भी सूची संहिता के नियम एवं प्रावधान में पुस्तकों के प्रकाशन की प्रचलित विधियां अगर हैं तो उनको ध्यान में रख के इसका आगे परिवर्तन किया जाना चाहिए। समझ गए? ठीक है, प्रसंग का उपसूत्र। आगे बढ़े, छठवां है स्थायित्व का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ परमानेंस। ये क्या कहता है? कैनन ऑफ परमानेंस क्या कहता है कि स्थायित्व का उपसूत्र जो है वो किसी प्रविष्टि के शीर्षक को स्थायी बनाता है। समझ रहे? यानी स्थायित्व का उपसूत्र इस बात पे जोर देता है कि कोई मेन एंट्री है, मुख्य प्रविष्टि है, उसमें जो शीर्षक है उसे कितना स्थायित्व प्रदान किया जाए, कितना उसे स्थायी बनाया जाए। ठीक है, ये जो उपसूत्र है वो सूचीकार को किसी प्रविष्टि के सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे विशेष रूप से शीर्षक को स्थायी रखने हेतु निर्देशित करता है। समझ गए? अपन इतना इसमें जान सकते हैं कि जब स्टेबिलिटी की बात की जाए यानी परमानेंसी की बात करी जाए तो वो स्थायित्व के उपसूत्र के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े तो कैनन ऑफ करेंसी यानी प्रचलन का उपसूत्र। कैनन ऑफ करेंसी क्या निर्देश देता है कि सूची की प्रविष्टि में प्रयुक्त किया गया वह पद प्रचलित होना चाहिए जिससे पाठकों को समझने में सुविधा हो। समझ रहे? कि कोई सूची बनाई है हमने, कोई सूची की जो प्रविष्टि बना रहे हैं, मुख्य प्रविष्टि हो या अतिरिक्त प्रविष्टि हो, उसमें जो पद प्रयुक्त किए जा रहे हैं वो इस प्रकार प्रचलित होने चाहिए जिससे पाठक को उसे समझने में सुविधा हो सके। समझ गए? ये होता है प्रचलन यानी करेंसी का उपसूत्र। आठवां उपसूत्र है संगति का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या कहता है कि किसी सूची संहिता के नियम या उसके प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसी प्रलेख की सभी इतर प्रविष्टियां या फिर प्रलेख की मुख्य प्रविष्टि से संगत रखती हो। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि संगति का उपसूत्र जो है वो ये इंडिकेट करता है कि किसी सूची संहिता के नियम और प्रावधान है उनमें ऐसी व्यवस्था करें जिसमें किसी प्रलेख की इतर प्रविष्टि और मुख्य प्रविष्टि एक दूसरे से संबंधित हो, संबंध रखती हो। ठीक है, ये होता है संगति का यानी मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टियों में एक दूसरे से संबंध दिखाया जाए तो कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी के द्वारा होगा। पुनः स्मरणमान का उपसूत्र कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू लास्ट उपसूत्र है जिसे रंगनाथन के एक लेख में दिया गया था। ये क्या कहता है कि रंगनाथन ने जो बोला वो ये कहा कि सामान्य पाठकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं एवं मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता को ध्यान में रखा गया, तब इसका उन्होंने जिक्र किया था उन्हें स्मरणमान के उपसूत्र को। ठीक है, ये निर्देश करता है कि किसी व्यक्ति या समष्टि निकाय है ना या फिर सीरीज
कि अगर बहुशाब्दिक नाम है तो उनमें से केवल उसी शब्दों या शब्द समूह को प्रविष्टि पद के रूप में चयन करो जिससे मानव मस्तिष्क द्वारा पुनः याद किया जाए। ठीक है, यानी प्रविष्टि बनाते समय हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई ऐसा शब्द का चयन करो जो मानव मस्तिष्क सोच सके, यानी हम लोग उसको रिकॉल कर पाए। ठीक है, उस शब्द को हम समझ पाए या अपने दिमाग में उसे पुनः ला सके, ऐसे शब्दों का हमें चयन करना है। ये होता है पुनः स्मरणमान का उपसूत्र। यानी इन्होंने कैटलॉगिंग में ये सब क्यों दिया था, क्यों इन शब्दों का जिक्र किया, इन उपसूत्रों का, क्योंकि जब भी प्रविष्टि निर्मित की जाती है, जब भी प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है तो उनमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसे बनाया जाता है। ठीक है, मेन एंट्री में सारी चीजें दी हुई होती हैं और अतिरिक्त एंट्री, एडेड एंट्रीज में हमें कुछ अलग अलग चीजें दी हुई होती हैं, यानी लेखक की अलग बनाई, सीरीज की अलग बनाई। ठीक है, ये सारी चीजें अलग होती हैं। ठीक है ना, जब भी ऐसे एंट्री बनाते हैं तो उनमें इस सीक्वेंस में हमें ये चीजें याद रखते हुए बनानी है कि इस तरीके से अगर हम निर्धारिता का उपसूत्र, इसके जरिए अपन क्या कर सकते हैं, कैसे मेन एंट्री को और अच्छी से बना सकते हैं, इस तरीके से हमने इन सभी 9 उपसूत्रों की चर्चा कर ली। ठीक है, देखिए मेन जो है हमारा क्वेश्चन जो पुट होगा सेकंड ग्रेड के हिसाब से, वो बोर्ड के द्वारा यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं कि चौथा उपसूत्र कौन सा है या छठवां कौन सा है, या छठवें उपसूत्र का जो जिक्र उन्होंने कौन सी पुस्तक में किया था, या फिर कौन से सन में उनकी कौन सी पुस्तक निकाली गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ इसके अंदर डेफिनेशन में क्या है डीपली आपको जाके मैंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इतना ज्यादा गहराई से आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो आपको जो जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनका ट्रेंड रहा है उनके हिसाब से मैं जो कह रही हूँ वो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इनको पूरे 9 के 9 इसी सीक्वेंस में आप याद कर लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आज हमने जो चर्चा करी वो पूरे सूचीकरण के नियम, सिद्धांत और उपसूत्रों की करी थी। आगे किसी एक दिन के सेशन में अपन वर्गीकरण के नियम, सिद्धांत, उपसूत्र, अवधारणाएं, इन सबको अपन एक क्लास में लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो चर्चा करी वो पूरी कैटलॉगिंग के ऊपर थी। तो आप कैटलॉगिंग के सभी नियम, लॉ, प्रिंसिपल और कैनन्स को अपन ढंग से अच्छे से कर लेना। बाकी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे आपका पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आप जुड़े रहें मेरे साथ, बने रहें। ठीक है, आगे आएंगे किसी और दिन अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज की इसी सेशन को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।